अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भैया आप सब? सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक। और उसके अलावा रमज़ान शुरू हो गए, हमारी क्लास की टाइमिंग चेंज हो गई और उस टाइम आप लोगों के सामने मैं ये इंतज़ार कर रहा था कब से कि कुछ लोग आ जाए फिर हम क्लास स्टार्ट करें, वरना तो आज मैं बहुत जल्दी गया था। आज सबसे पहले आया मैं मार्केट में, कोई भी नहीं था, 10:30 बजे। नहीं क्या खुशी थी आ जाने की। लेकिन ये है कि हमारी क्लास की टाइमिंग्स कम हो गई है 11 से 1, तो आज तो पहली क्लास है तो इस वजह से हम थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन अगली क्लासेस के अंदर हम क्या करेंगे, फिक्स 11 बजे अपनी क्लास स्टार्ट कर देंगे, ताकि ये है कि हमारा कंटेंट कवर हो जाए अच्छे से। और कंटेंट आपको पता है कि दिन ब दिन हमारे चेंज हो रहे हैं। लास्ट टाइम क्या पढ़ा था हमने वैसे? आज आज सीधा टॉपिक है। आज जो टॉपिक है हमारे पास वो है एमसीपी। रमज़ान भी है, उसके अलावा क्लास का टाइम भी शॉर्ट है, तो हम क्या करेंगे कि क्लास को ना इस तरह लेके चलेंगे कि अगर वैसे ये बताएं कि इससे पहले वाले रमज़ान में कितने लोगों ने मुझसे पढ़ा? तो आप लोगों को ये तो बताइए कि हम लोग रमज़ानों में क्या करते हैं कि क्लास को अट्रैक्टिव बनाने के लिए खुद थोड़ा कम बोलते हैं। हाँ, आप लोगों से ज़्यादा सवाल जवाब करते हैं। और हमारी इन क्लासेस के अंदर याद होगा आपको, पिछले रमज़ानों के अंदर हम पाइथन पढ़ रहे थे। पाइथन के अंदर क्या था, हम जो भी एग्जाम्पल बनाते थे वो कौन सी होती थी, क्या हम लोग को क्या लगे? रोज़ा लगे, समोसे, पकौड़े, क्या क्या नहीं रखा हमने। कोशिश करेंगे कि आज भी हमारी चीज़ को फॉलो करें। तो क्या करें फिर, हम स्टार्ट करें फिर टाइम ज़्यादा हो गया या तो फिर 2 मिनट और वेट करने 11:15 तक। अच्छा, एमसीपी से ना आप लोग फेमिलियर तो होंगे। एमसीपी है क्या? ऐसा कोई नहीं होगा जो इस क्लास में बोले कि मैं एमसीपी का वर्ड पहली बार सुन रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आपने हैकाथॉन बनाया है, कौन सा वाला हैकाथॉन 2, अगर आप उस हैकाथॉन 2 का फेज 3 देख लें, उस फेज 3 के अंदर शायद आप लोगों ने एक चीज़ बनानी थी, एक अपना एमसीपी सर्वर। एक तो ये है कि हम एमसीपी सर्वर को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे हर जगह पे। ये मैंने क्लासेस में भी आपको बताया कि आप लोगों ने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीपी सर्वर को यूज़ करना है। तो आप लोगों ने बहुत सारे एमसीपी सर्वर देखे होंगे, जिस तरह जो मोस्ट कॉमन एमसीपी सर्वर आप लोगों ने यूज़ किया होगा वो है कॉन्टेक्स्ट सर्वर। कॉन्टेक्स्ट सर्वर एक आपके पास एमसीपी सर्वर था, वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया होगा। क्यों यूज़ कर रहे थे? ताकि हमारे पास लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन फेच करके है। अब मुझे ना सच सच बताइएगा, मैं कभी ये बात कहने की जरूरत नहीं है, रमजान में झूठ तो बोलेंगे नहीं आप। एमसीपी टूल्स, एमसीपी सर्वर कितने लोगों को पता है क्या होता है? बस पता है क्या होता है, उसकी डिटेल में नहीं जा रहा मैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, बस एमसीपी सर्वर पता है उसका काम क्या होता है। ठीक है लड़कों में, ये तो डेटा आ गया हमारे पास एमसीपी सर्वर को आप लोगों को पता है। ये कितने लोगों को पता है कि हम एमसीपी सर्वर यूज ही क्यों करते हैं, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? ये बताए किसी को? 2, 3, 4, 5, आपको पता है? 6। देखिए 6 लोगों का डेटा है, हम इन 6 में से ना कितने कम रह जाएंगे अगर मैं बोलूँगा वो स्टेज पे आके समझा दें। ऐसे कितने लोग हैं जो यहाँ पर एमसीपी सर्वर स्टेज पे आके समझा सकते हैं? ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना, बहुत डिटेल में भी नहीं जाना, बस ये बता दें कि एमसीपी का यूज केस क्या है। ऐसे कितने लोग हैं? या कोई भी अगर उनके आना चाहे तो एमसीपी सर्वर बताने के लिए सिर्फ डेफिनेशन सिंपल सी वो बताने के लिए आ सकता है। कौन आ रहा है? अच्छा, डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों के सामने डेटा है।
आप खुद भी बोल के चले आए ये वाली बात सिर्फ मुझे पता चलेगी, ये सामने वालों को पता नहीं चलेगी, क्योंकि इनको भी नहीं पता। इनको पता हो तो हैंड रेस कर देते। तो आप जो भी बताएंगे, लेकिन ये है कि कुछ सही बताएंगे, जो भी बताएंगे ये लोग मान लेंगे। तो डरे नहीं। इससे क्या होगा कि आप लोगों के अंदर ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा बोलने का, आपको चीजें एक्सप्लेन करनी आ जाएगी। तो कौन आ रहा है एमसीपी सर्वर बताने के लिए? सिर्फ एमसीपी सर्वर होता क्या है? अच्छा ये है कि आप लोगों को पता है कि मैं अभी तो थोड़ा सा ख्याल कर रहा हूँ, आप लोगों से खुद पूछ रहा हूँ, वरना ना मैं आप लोगों से डेटा कलेक्ट करता हूँ बस कि कितने लोगों को पता है, और जिन लोगों को नहीं पता होता फिर क्या करते हैं हम, उनको स्टेज पे बुलाते हैं। ये वाले काम आज हम करेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जाहिर है आपका भी रोज़ा है, मेरा भी रोज़ा है। मैं अकेले की बोलूँ सारे 2 घंटे, तो आज आप लोगों से भी बुलवाएंगे। एमसीपी सर्वर्स एक्सटर्नल सर्विसेज से बात करने के लिए यूज होता है, एपीआई डेटाबेस वगैरह से। बात बताओ। एमसीपी सर्वर एक्सटर्नल सर्विसेज से बात करने के लिए यूज होता है इंटरनेट पर, मतलब कि एक सर्विस दूसरी सर्विस से बात करने के लिए। एक्सटर्नल डेटाबेस हो गया, एपीआई हो गई, उनसे इंटरेक्ट करने के लिए। बेहतरीन, ठीक है। अच्छा एक काम आप कर सकते हैं कि अगर ऊपर नहीं आ रहे तो जो ऊपर है उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो और कोई फीमेल में से अगर कोई आना चाहे, मेल्स में से कोई आना चाहे, वरना मैं ये है कि खुद बुलाऊंगा तो फिर देखिए आप लोगों ने यूज किया है, आप लोगों को पता भी है। इस तरह हमने ना लास्ट कुछ क्लासों में, पिछले कुछ क्लासों में हमने फास्ट सीपीए की ना बहुत डिटेल में थ्योरी पढ़ी थी, याद होगा आप लोगों को, 2 क्लासें लगाई थी पूरी, फिर उसके अलावा लास्ट में उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखी थी। तो क्यों किया था ऐसा? और आप लोगों को एक टास्क दिया था मैंने, आप लोगों को एक टास्क दिया था, मतलब आप लोगों को एक टास्क दिया था मैंने, कि वो टास्क क्या था कि आप लोगों को ना कुछ ऑनलाइन क्लासें देख के आनी है। वो कितने लोगों ने देखी? ठीक है। तो मैंने आप लोगों को टास्क दिया था एक, कि आप लोगों ने क्या देखना है? ऑनलाइन क्लासेस। जब इससे पहले मैंने टास्क दिया था आपको तो ऑनलाइन क्लासेस ही 2, उसके बाद मैंने आपको टास्क दिया ऑनलाइन क्लासेस कितनी हुई? 3 पिछली बार। अब जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो क्लासेस कितनी हुई? 4। तो कितने लोगों ने क्लासेस देख ली? नहीं कह रहे भाई, अब तो आपके पास टाइम ही टाइम है। तो रमजान में अगर आप अपना टाइम मैनेज करना चाहें, इबादत करेंगे, सब काम करेंगे, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हम लोग ना, और पता नहीं आप लोग करते नहीं करते, मेजोरिटी जो यहाँ पर सोती है ना वो सोती है सहरी के बाद, तकरीबन तकरीबन आवाम का ये हाल है। तो अगर आप ये वाला काम करना चाहें तो आप रात में पढ़ सकते हैं, और रात में पढ़ने वाला टाइम बेस्ट टाइम, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है, कोई तंग करने वाला नहीं है, कोई आवाज नहीं आती बेटा देख ले। तो मेरे लिए तो ये वाली चीज रात वाली टाइम बहुत बेहतर है। तो अगर आप करना चाहें तो आप ये वाला काम कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आप लोगों का एक हैकाथॉन चल रहा है, हैकाथॉन 0। अच्छा मैंने, मुझसे सवाल भी आ रहे हैं, मुझसे पूछा भी जा रहा है कि हैकाथॉन 2 के बारे में। अच्छा हैकाथॉन 2 ना गुजर गया है, अब आप हैकाथॉन 2 से ना बाहर आए, जिस फेज पे भी थे आप, आपका 3 हुआ है, 4 हुआ है। अब आप ये नहीं करें कि आप बोले कि मैं पहले कंप्लीट करूंगा फिर 0 पे जाऊंगा। अब जितना हुआ है आप उसको वहां पर क्या कर दें, वहीं पे ब्रेक लगाएं, और आप डायरेक्ट जंप करिएगा इसके ऊपर, हैकाथॉन 0 के ऊपर, क्योंकि वो जरूरी है। अगर आप 2 करने में लग गए तो आपकी 0 की डेडलाइन में चले जाएगी, तो फिर क्या होगा, दोनों एक अच्छी नहीं होंगे। और ये किया करें कि हैकाथॉन आपका जितना बन गया उतना क्या करवा दें आप सबमिट। तो ऐसा है जिसने मेरा हैकाथॉन 0 बना लिया कंप्लीट, हैकाथॉन 0, ऐसे कितने लोग हैं? तो जिनका हैकाथॉन 0 हो गया वो फिर डायरेक्ट जंप करें किसके ऊपर, हैकाथॉन 5 के ऊपर। हैकाथॉन 5 के बाद जो आप लोगों का नेक्स्ट टास्क है वो है
का एग्जाम ये करना है आप लोगों ने, और आप लोगों का एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली होगा रमजानों के ईद के बाद, ईद के बाद ही होगा। तो वो आप लोगों की एक फाइनल असेसमेंट होगी, और आप लोगों को पता है कि अनाउंसमेंट हो चुकी है क्या क्या क्राइटेरिया है आपको GIIC में पास आउट होने के लिए। तो सर अमीन ने एक मैसेज किया होगा, आपने देखा होगा, हैकाथॉन 1 या 2 की 20% है, उसके अलावा 0 और 5 करेंगे वो 20% के हैं, फिर आप टेस्ट देंगे उसकी परसेंटेज आएंगे। तो ये सारे करना ना आपके ऊपर लाजिम है। अगर आपको अच्छी परसेंटेज लानी हो, शायद पासिंग क्राइटेरिया में 70% ही होगा, इससे कम नहीं होगा। अटेंडेंस वो बोनस है फिर, लेकिन लिखा नहीं है तो मेरे ख्याल में नहीं होगी। लेकिन अटेंडेंस का फर्क ना फिर आपको यहाँ दिखता है कि जो आप इस क्वार्टर में बैठे हुए ना, आपकी पुरानी अटेंडेंस थी तो फिर आप आगे आए, वरना ये मैनेजमेंट वाले हैकाथॉन्स पे भी अटेंडेंस पे भी एलिमिनेट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें हैं आप लोगों का फाइनल असेसमेंट, आपको पता है कि 0, उसके बाद 2, 0, फिर 5, फिर उसके बाद आपका क्या है फाइनल टेस्ट। और ये चीज़ें भी आपको पता है कि पहले मैंने आपको कहा था कि आपकी क्लासें रमज़ानों से पहले क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास कुछ टॉपिक्स रहते थे जिसको हमने कवर करना है। तो चांसेस यही है, चीज़ें हमारे पास पहले से डिफाइन है। ईद के बाद आप लोगों की 2 से 3 क्लास से मजीद होंगी, उसके बाद आप लोगों का कोर्स फिर एंड हो जाएगा तकरीबन, और वो पास आउट हो जाएंगे जिन लोगों ने ये वाली सारी रिक्वायरमेंट की भी होंगी 2, 0, 5 और FT का एग्जाम। और हमें वो चीज़ें भी कवर करवानी है कि जो चीज़ें आप लोगों के हैकाथॉन में यूज़ भी हुई है। इससे पहले हमने फास्ट पे पढ़ी थी, उससे पहले हम डिप्लॉयमेंट वाले साइड पे जा रहे थे, क्यूबरनेटिस की साइड पे, लेकिन क्यूबरनेटिस अभी पढ़ाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। आप लोग डॉकर से डायरेक्ट क्यूबरनेटिस पे आए, आप लोगों को प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिला, इसी वजह से क्यूबरनेटिस जो चला गया वो है रमजानों के बाद। अभी नहीं पढ़े, आप अपने डॉकर ये सारे डिप्लॉयमेंट वाली चीज़ें फिक्स करें, फिर उसके बाद हम क्यूबरनेटिस पढ़े होंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारा मेन टॉपिक है आज वो है MCP। MCP क्या है हमारे पास, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। हमें आपसे ये पूछ रहा था कि हम लोगों सब ने MCP यूज़ भी किया है, सब चीज़ें की हैं, आप लोगों ने काफ़ी सारे MCP यूज़ किए होंगे, जिस तरह आपका कॉन्टेक्स्ट है, Next.js का अपना MCP है, और बहुत सारे MCP सर्वर आपको मिलते हैं, GitHub का MCP सर्वर है। लेकिन यूज़ केस क्या है, MCP सर्वर होता क्या है, ये शायद मेजॉरिटी को नहीं पता। तो अभी जिस तरह मैंने एक भाई ने बताया कि एक्सटर्नल रिसोर्सेज से कम्युनिकेट करना हो तो हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, MCP। अब MCP सर्वर है क्या, बस ये याद रखते हैं कि MCP सर्वर क्या एक प्रोटोकॉल है। जिस तरह हमने काफ़ी सारे प्रोटोकॉल पढ़े अभी तक, काफ़ी सारे तो नहीं, एक ही पढ़ा है, लेकिन आपको शायद आइडिया हो, हमने एक प्रोटोकॉल पढ़ा था HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये वाला हमने प्रोटोकॉल पढ़ा था। तब पढ़ा था हमने नेक्स्ट के टाइम पे भी शायद बताया होगा, लेकिन जब हम फास्ट API पढ़ रहे थे तब ये वाली चीज़ हमने काफ़ी डिस्कस की थी कि फास्ट API कौन सी API बना के देता है आपको, REST API, ये भी डिस्कस किया था। REST API कौन से प्रोटोकॉल पे चल रही होती है ज़्यादातर, HTTP प्रोटोकॉल। HTTP प्रोटोकॉल किस तरह चलता है हमारे पास, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे, कि क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, सर्वर क्या देता है आपको, रिस्पॉन्स। कौन सी कम्युनिकेशन होती है इसके अंदर, वन वे कम्युनिकेशन। कौन सी कम्युनिकेशन होती है, वन वे कम्युनिकेशन। मैंने ये भी बताया था कि एक कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर स्टेटलेस, और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर स्टेटफुल। स्टेटलेस स्टेटफुल हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके थे जब हमने एजेंट बना रहे थे। लेकिन स्टेटलेस क्या होता है, इसका आइडिया, स्टेटलेस क्या होता है, मैंने आपको बहुत डिटेल में जब LLM को ओवरव्यू दे रहा था ना, शायद मैंने आपको बताया था कि LLM भी क्या होता है आपके पास, स्टेटलेस। क्या मतलब था इसका, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि LLM क्या होता है आपके पास, स्टेटलेस। लेकिन अगर आप किसी भी LLM से कम्युनिकेट करते हैं, जिस तरह ChatGPT, क्लॉड, ग्रॉक, ये सारी चीजें, क्या ये आपकी पुरानी कन्वर्सेशन को याद नहीं रख रहा होता,
अगर आप एक मैसेज करते हैं, जब आप दूसरा मैसेज करते हैं, क्या दूसरे मैसेज को पता नहीं होता पहले क्या बात हुई है? अगर ये वाली चीज अचीव हो रही है, इसका मतलब हमारे पास एलएलएम स्टेटलेस तो नहीं हुए। क्या हो गया फिर? स्टेटफुल। स्टेटफुल क्या होता है कि पुरानी कन्वर्सेशन या पुरानी चीजों को क्या कर रहा हूँ अपने पास कहीं ना कहीं स्टोर कर रहा हूँ। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ स्टेटलेस की। मैं कह रहा हूँ एलएलएम स्टेटलेस है, लेकिन हमारे सामने प्रैक्टिकल एग्जांपल है। चैट जीपीटी कभी भी अगर मैं उससे कोई बात करूँ वो बात भूल नहीं रहा, तो अगर वो बात भूल ही नहीं रहा तो क्या हो गया? स्टेटफुल। लेकिन मैं अभी फिर कह रहा हूँ कि एलएलएम क्या स्टेटलेस? कैसे? मैंने जो आपको चीज बताई कि जो चैट जीपीटी है, ग्रोक है, क्लाउड है, ये क्या है आपके पास? एक कंप्लीट एप्लीकेशन जिनके पास क्या है? जीयूआई इंटरफेस। उसके पीछे क्या है आपके पास? एलएलएम कनेक्ट है बस। वो जो बिहाइंड द सीन एलएलएम है। एलएलएम क्या है? स्टेटलेस। आप एलएलएम पे रिक्वेस्ट करेंगे, एलएलएम आपको आउटपुट दे देगा। और एलएलएम का मैंने आउटपुट ये सारी चीजें आपको बताई थी कि एलएलएम से जब भी आप टेक्स्ट भेजते हैं वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर? टोकन के अंदर। टोकन उसके बाद जा रहा होता है। फिर जब आउटपुट आता है वो भी कन्वर्ट होता है किसके अंदर? टोकन देता है, फिर वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर? टेक्स्ट के अंदर। तो जब एलएलएम मेरे पास, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने एलएलएम पे रिक्वेस्ट की, एलएलएम ने मुझे आउटपुट दिया। अब एलएलएम उस सवाल को याद नहीं रखेगा। जब वो उस सवाल को याद नहीं रख पा रहा है, इसका मतलब क्या है? वो स्टेटलेस। लेकिन चैट जीपीटी इन एप्लीकेशन में वो ये वाली अप्रोच कैसे कर रहे हैं कि वो हर कन्वर्सेशन को ना दूसरी वाली कन्वर्सेशन के साथ लगा के भेज रहे हैं। ये मैंने बताया था शायद कि जब आप दूसरा मैसेज करते हैं उसके बाद अपनी चैट हिस्ट्री लग के जाती है। जब वो चैट हिस्ट्री लग के जा रही है तो उसको पहले से पता है कि इससे पहले मेरी इस बंदे से क्या बात हुई है। तो एलएलएम है स्टेटलेस, लेकिन हम उसको स्टेटफुल बना सकते हैं। इसी तरह ये जो रेस्ट एपीआई, एचटीटीपी का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। एचटीटीपी जो प्रोटोकॉल है, इसके अंदर जो हम सारे काम कर रहे होते हैं, ये भी कौन सी अप्रोच पे चल रहा होता है? स्टेटलेस। क्या आपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट की, सर्वर ने आपको क्या दे दिया? रिस्पॉन्स। और इन दोनों के दरमियान में एक कनेक्शन बनता है जिस कनेक्शन को हम कहते हैं टीसीपी कनेक्शन। टीसीपी कनेक्शन का आइडिया? क्या चीज? नहीं, इसकी कुछ और है। टीसीपी, टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब मैंने आपको कहा कि जब भी आप एचटीटीपी में कम्युनिकेट करते हैं, तो कम्युनिकेट करते हुए क्या बनता है आपका? टीसीपी कनेक्शन। अब टीसीपी कनेक्शन क्या होता है कि होता क्या है कि कभी भी क्लाइंट से आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं, क्लाइंट से आप कभी भी कोई रिक्वेस्ट करते हैं, तो सर्वर को पहले से पता होता है, ये क्लाइंट और सर्वर आपस में क्या बना लेते हैं? एक कनेक्शन बना लेते हैं। अब सर्वर को क्या पता होता है कि ये वाले क्लाइंट से मेरे पास रिक्वेस्ट आई है, ये रिस्पॉन्स मुझे कहाँ पर देना है। पर एक और चीज याद रखें कि सर्वर एक टाइम पे सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स दे सकता है कि इसके अंदर एचटीटीपी के अंदर। अगर आपके एचटीटीपी के अंदर सर्वर ने एक बार आपको रिस्पॉन्स दे दिया, आपका टीसीपी कनेक्शन क्या हो जाता है? क्लोज। जब आपका टीसीपी कनेक्शन क्लोज हो गया, आप दोबारा से कोई रिस्पॉन्स भेज ही नहीं सकते। तो आप एचटीटीपी के अंदर एक टाइम पे कितने रिस्पॉन्स भेज सकते हैं? सिर्फ एक। अगर आपने दूसरा रिस्पॉन्स भेजना है तो उससे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी? एक नई रिक्वेस्ट। नई रिक्वेस्ट होगी, फिर टीसीपी कनेक्शन बनेगा, फिर आपके पास रिस्पॉन्स आएगा। तो एचटीटीपी में ना ये वाली एक अप्रोच चलती थी हमारे पास कि हमारे पास जो कम्युनिकेशन होती थी वो कम्युनिकेशन होती थी हमारे पास वन वे कम्युनिकेशन। तो ये चीज तो हमें पता है कि हमारे पास जो हमारे पास एचटीटीपी के अंदर अप्रोच चलती है। अच्छा, एक और चीज ना हमने यहाँ पर डिस्कस की थी कि ये मैंने शायद आपको फास्ट पे पढ़ाते हुए बताया हो। इसको अगर हम नीचे ले लें, मैंने अभी आपको बताया कि क्लाइंट हमेशा अपनी तरफ से क्या करेगा? अपनी तरफ यहाँ पर रिक्वेस्ट, सर्वर क्या देगा आपको? रिस्पॉन्स। लेकिन एक चीज शायद आपको बताओ कि क्लाइंट और सर्वर क्या डायरेक्ट आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं? क्या क्लाइंट सर्वर डायरेक्ट आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं? क्या हो गया भाई? आपका भी रोज है, मेरा भी रोज है, जवाब तो दे दो। मैं पूछ रहा हूँ कि क्लाइंट और सर्वर आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फिर ये दोनों आपस में बातचीत कैसे करते हैं? जी, बीच में क्या होती है हमारे पास? एपीआई। तो क्लाइंट हमेशा एपीआई पे क्या करता है? रिक्वेस्ट। यहाँ पर होती है आपके पास एक एंड पॉइंट होता है एपीआई।
बीच में एपीआई, हमेशा क्लाइंट रिक्वेस्ट किस पे करेगा? एपीआई के ऊपर। ये एपीआई से रिक्वेस्ट कहाँ पर जाएगी? सर्वर के ऊपर। फिर सर्वर अपनी तरफ से क्या देगा? सर्वर रिस्पॉन्स किसको देगा? एपीआई को ही, और एपीआई का रिस्पॉन्स कहाँ जाएगा हमारे पास? क्लाइंट के ऊपर। एक चीज याद रखें कि जब ये क्लाइंट और सर्वर के दरमियान रिक्वेस्ट वाला प्रोसेस हो रहा था, जब यहां से पहली दफा रिक्वेस्ट गई, बीच में क्या बना था आपके पास? एक कनेक्शन बना था, जिस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, इसने एक कनेक्शन बनाया था जिससे इसको पता चल रहा है कि मेरे पास जो हमारे पास सर्वर रिस्पॉन्स देगा, वो रिस्पॉन्स लेके कहाँ जाना है मुझे? एक टीसीपी कनेक्शन बना था। अब जब ये टीसीपी कनेक्शन बना, अच्छा यहाँ पर उसको सर हट दे, जब ये टीसीपी कनेक्शन बना, अब क्या हुआ? जैसे ही सर्वर ने इसको रिस्पॉन्स दे दिया, पहले रिस्पॉन्स यहाँ से चला गया, टीसीपी कनेक्शन क्या हो जाता है यहाँ से क्लोज। जब ये टीसीपी कनेक्शन यहाँ से क्लोज हो गया, होता क्या है कि कभी भी सर्वर अब दोबारा से रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। अगर सर्वर रिस्पॉन्स देने की कोशिश भी करेगा, इसको यही नहीं पता कि मुझे ये वाला रिस्पॉन्स लेके जाना है, क्योंकि जो कनेक्शन बना हुआ था वो कनेक्शन क्या हो चुका है ऑलरेडी? क्लोज। तो अब अगर सर्वर को दोबारा से कोई रिस्पॉन्स देना है, तो क्लाइंट दोबारा से क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा। इस रिक्वेस्ट के दौरान क्या बनेगा आपका? दोबारा से टीसीपी कनेक्शन। और जब आपका टीसीपी कनेक्शन बनेगा, तब यहाँ पर ये वाला सर्वर दोबारा से रिस्पॉन्स दे सकता है। और ये याद रखिए बस कि जो हमारे पास रिस्पॉन्स एक बार चला गया, आपका टीसीपी कनेक्शन क्लोज। तो ये वाली जो कम्युनिकेशन होती है, कौन सी होती है? सिंगल वे कम्युनिकेशन। कि हर बार जब भी सर्वर को कोई ना कोई रिस्पॉन्स देना हो, सर्वर किसका मोहताज है यहाँ पर? क्लाइंट का। एक क्लाइंट मुझे रिक्वेस्ट करेगा तो सर्वर क्या दे सकता है? बस रिस्पॉन्स दे सकता है, वरना सर्वर आपको रिस्पॉन्स भी नहीं दे सकता। अब ये सारी चीजें हम दोबारा से क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमें अगर अपना एमसीपी सर्वर बनाना है, तो वहां पर सारी गेम किसके? प्रोटोकॉल की। लेकिन एमसीपी के अंदर ना आपके पास ये वाला प्रोटोकॉल यूज नहीं हो रहा था। ये बता आपको कि एमसीपी बनाते हुए कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा था? किसी को आइडिया? कि जब हम एमसीपी सर्वर लिख रहे होते हैं, वहां पर हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है? अगर आप यहाँ पर भी आए, यहाँ पर लिखा होगा आपकी डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पर हमारे पास जो प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं वो कौन सा है? जेसन आरपीसी। लेकिन जेसन आरपीसी को समझने के लिए हमें ये दो चीजें बहुत डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। कौन सी? एक तो एचटीटीपी थ्योरी, और दूसरा क्या है आपके पास? एचटीटीपी। तो ये चीज कर रहे होंगे, हमारी चीजों को समझेंगे। तो एचटीटीपी का थोड़ा सा आइडिया हो कि एचटीटीपी हमारे पास जो एपीआई चल रही होती है, जो प्रोटोकॉल है, वो क्या है? सिंगल डायरेक्शनल। क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तो सर्वर रिस्पॉन्स देगा, वरना सर्वर कभी भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होगा। इसी तरह आपने एक और प्रोटोकॉल का नाम सुना होगा, वेब सॉकेट। वेब सॉकेट का नाम सुने? वेब सॉकेट क्या होता है? वेब सॉकेट ज्यादातर कहां पर यूज होता है वाला प्रोटोकॉल? कि जहां पर आपको रियल टाइम कम्युनिकेशन चाहिए हो, लाइव डेटा चाहिए हो, वहां पर आप क्या यूज कर रहे होते हैं? वेब सॉकेट। अब वेब सॉकेट ऐसी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है जो एचटीटीपी नहीं करवाया? इसको आइडिया वेब सॉकेट का? वेब सॉकेट का आइडिया देख। वेब सॉकेट अच्छा नीचे से ही बता दे, वेब सॉकेट क्या होता है? लेकिन एचटीटीपी जिस तरह मैंने आपको बताया ना, ये डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म खोलते हैं अभी के लिए, लेकिन अभी बस हम यही डायग्राम से समझ लेते हैं कि जो वेब सॉकेट है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको रियल टाइम कम्युनिकेशन करनी हो तो आप कौन से प्रोटोकॉल को यूज करेंगे? वेब सॉकेट। लेकिन क्या आप रियल टाइम कम्युनिकेशन एचटीटीपी प्रोटोकॉल से नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इसके लिए ना यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है कि फर्ज कर लें कि अच्छा मेरे पास ना कहीं यहाँ पर एक डायग्राम शायद हो, पता नहीं यहाँ पर है कि नहीं, ये नहीं, ये वाली चीज मैं आपको बता चुका हूँ टीसीपी वाली। लेकिन इसी तरह ना हमारे पास अगर आप रियल टाइम कम्युनिकेशन वाला काम एचटीटीपी प्रोटोकॉल से कर रहे हो, तो इसमें होता है कि एक कॉन्सेप्ट कहलाता है आपके पास पोलिंग। अभी पोलिंग क्या होता है फर्स्ट कर लेते हैं कि इन सब चीजों को हटा देता हूं। हमें एक चीज तो पता है कि फर्स्ट कर लेते हैं कि हम एक काम कर रहे हैं, हमें रियल टाइम कम्युनिकेशन करवानी है।
रियल टाइम कम्युनिकेशन ज़्यादातर हम कहाँ करवा सकते हैं, कोई भी चैट एप्लीकेशन के अंदर। चैट एप्लीकेशन जब हम बना रहे होते हैं वहाँ पर हमारे पास कौन सी कम्युनिकेशन होती है, रियल टाइम। जो मैं मैसेज करूँ वो मेरे पास भी अपडेट हो, जो मैं मैसेज करूँ वो सामने वाले के पास भी क्या हो, रियल टाइम अपडेट हो। अब अगर यही काम आप HTTP से कर रहे होंगे तो करेंगे क्या, फर्स्ट करेंगे, आपको एक चीज तो पता है कि क्लाइंट आपस में डायरेक्ट क्लाइंट से बात नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होगा कि ए डायरेक्ट मैसेज करते किसको, बी को। बीच में क्या होता है हमारे पास, लाजमी सर्वर। तो आपको जब भी मैसेज करना पड़ेगा, आप अपना मैसेज किसके पास पहुंचाएंगे, सर्वर के पास। फिर दूसरा बंदा ये वाला बंदा भी अपना मैसेज किसके पास बताएगा, सर्वर के पास। अब देखिए क्या हुआ कि ए ने भी हाई का मैसेज कर दिया, बी ने भी हेलो का मैसेज कर दिया। अब HTTP के अंदर होता क्या है कि मैंने भी आपको बताया, एक प्रोटोकॉल जब आप HTTP को यूज कर रहे होते हैं, आपके पास एक कनेक्शन बनता है, जिस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, TCP कनेक्शन। और TCP कनेक्शन के अंदर होता क्या है, जिस मेरे पास क्लाइंट से रिक्वेस्ट आई है उसी के पास रिस्पॉन्स भी जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपके पास रिक्वेस्ट कहाँ से आई, ए से, रिस्पॉन्स कहाँ चले जाए, बी के पास। ऐसा हो ही नहीं सकता। होगा क्या है कि जिस बंदे ने रिक्वेस्ट की, जिस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, रिस्पॉन्स भी किसके पास जाएगा, उसी के पास। तो अगर इसने हाई का मैसेज किया, यहां से क्या गई होगी, रिक्वेस्ट, सर्वर ने क्या दे दिया होगा, रिस्पॉन्स। TCP कनेक्शन क्लोज। अब जब TCP कनेक्शन क्लोज हो गया, क्या सर्वर आपको कभी भी खुद से रिस्पॉन्स दे सकता है? अब फर्ज करें यहां पर ये हाई का मैसेज तो चला गया, इसने अपने पास अपग्रेड भी कर लिया, क्या बी के पास वाला मैसेज पहुंचा? बी के पास ये वाला मैसेज नहीं पहुंचा। अब मुझे बताएं, क्या सर्वर बी को डायरेक्ट कभी बता सकता है कि मेरे पास हाई का मैसेज आया हुआ है, वो डायरेक्ट उसको क्या भेज दे, रिस्पॉन्स भेज दे? नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया कि सर्वर कभी भी खुद से रिस्पॉन्स नहीं भेज सकता जब तक क्लाइंट रिक्वेस्ट ना करे। तो अब होगा क्या कि जब बी ने यहाँ पर दोबारा से क्या की, रिक्वेस्ट, यहां से क्या चला गया, रिस्पॉन्स। जितनी भी चीजें थी हमारे पास सर्वर के पास, ठीक है। तो अब जितनी भी चीजें हमारे पास सर्वर के पास रखी हुई थी, तो अब एज अ रिस्पॉन्स वो किसके पास चला जाएगा, बी के पास। लेकिन मैंने आपको कहा कि अगर मुझे रियल टाइम कम्युनिकेशन करनी है, तो HTTP से रियल टाइम कम्युनिकेशन में किस तरह अचीव कर सकता हूँ, कि मैं क्या करूंगा कि अब अगर मेरे पास हाई का मैसेज आया, मेरे पास इसी का रिस्पॉन्स आ गया। अब यहाँ पर देखिए, आपने बी ने भी क्या किया है, मैसेज, कौन सा मैसेज किया, हेलो का। चैट एप्लीकेशन में क्या होना चाहिए था, ये हेलो वाला मैसेज किसके पास अपडेट होगा, ए के पास। तो अब सर्वर कभी भी खुद से रिस्पॉन्स नहीं भेज सकता जब तक ए क्या नहीं करेगा आपके पास रिक्वेस्ट। तो अब ए को भी क्या करना पड़ेगा, खुद से सर्वर पे रिक्वेस्ट। क्यों रिक्वेस्ट करेगा, सिर्फ ये पूछने के लिए क्या आप मेरे पास अपग्रेड करने के लिए कुछ है, क्या मेरे पास अपडेट करने के लिए कुछ है। तो ये वाली रिक्वेस्ट किसके पास गई, सर्वर के पास। क्या सर्वर के पास अपडेट करने के लिए तो मैसेज था, कौन सा मैसेज था, हेलो का। तो सर्वर क्या दे देगा यहाँ से रिस्पॉन्स, ए क्या कर लेगा अपने आप को अपडेट। अब अगर मुझे रियल टाइम कम्युनिकेशन करनी है, सर्वर कभी खुद रिस्पॉन्स नहीं दे सकता, तो मुझे ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि होगा क्या, हर यूजर हर सेकंड के बाद सर्वर पे क्या कर रहा होगा, रिक्वेस्ट। सिर्फ क्या रिक्वेस्ट कर रहा होगा कि क्या मेरे पास अपडेट करने के लिए कुछ है। अगर सर्वर के पास अपडेट करने के लिए कुछ होगा तो वो दे देगा, लेकिन अगर अपडेट करने के लिए कुछ नहीं होगा तो वो क्या करेगा, नहीं देगा। तो ये वाली जो साइकिल चलेगी, ये कब चल रही होगी, आपके पास हर सेकंड के बाद। तो क्लाइंट क्या कर रहा होगा, हर बार रिक्वेस्ट, सर्वर क्या दे रहा होगा, रिस्पॉन्स। फिर यहाँ से क्या जाएगी, रिक्वेस्ट, फिर यहाँ से क्या आएगा, रिस्पॉन्स। तो HTTP के अंदर अगर आपने रियल टाइम कम्युनिकेशन वाला काम करना हो तो आप इस तरह करेंगे, और इस कॉन्सेप्ट को आप कहते हैं पोलिंग। अब यहाँ पर आप मुझे बताएं, इस वाली अप्रोच के अंदर मसला क्या है, सही काम हो रहा है, रियल टाइम कम्युनिकेशन चल रही है, क्लाइंट से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सर्वर मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है, तो मसला ही नहीं है, दोनों खुश हैं, दोनों अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। अब मुझे बताएं, व्हाट्सएप इस वाली प्रोटोकॉल पे चलता है, क्या व्हाट्सएप इस वाले प्रोटोकॉल पे चलता होगा, या जितनी भी चैट एप्लीकेशन है वो इस प्रोटोकॉल पे चलती है। अगर इस वाले प्रोटोकॉल पे चलना स्टार्ट हो जाए, होगा क्या, इस प्रोटोकॉल में परेशानी क्या है, चलिए टाइम वाली चीज को थोड़ी देर के लिए साइड करते हैं, टाइम वाला मसला है लेकिन उतना मेजर इशू नहीं है।
अब आप देखिए मेरे पास सर्वर पे एडिशनल लोड पड़ रहा है। सर्वर के ऊपर अगर आप देखें, क्या मैंने सर्वर पे हर बार ये रिक्वेस्ट की कि क्या मेरे पास अपडेट करने के लिए कुछ है? क्या ये वाली रिक्वेस्ट जो मेरी सर्वर पे जा रही है एडिशनल रिक्वेस्ट जा रही है? अब फर्ज कर ले मेरे पास सिर्फ 2 यूजर है, कोई मेरी बड़ी चैट एप्लीकेशन आ गई जहाँ क्या होंगे हजारों यूजर। व्हाट्सएप पे कितने हैं? बहुत है। अगर सारे ये वाले काम करना शुरू कर दें, सर्वर की क्या हालत होगी हमारे? बचेगा ही नहीं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि मेरे पास एडिशनल बहुत सारे रिक्वेस्ट जा रही है, जो कि रिक्वेस्ट अननेसेसरी है, मुझे रिक्वायर्ड ही नहीं थी। तो होना क्या चाहिए था, कुछ ऐसा हो कि जब मैं अपने यहाँ से क्लाइंट से रिक्वेस्ट करूँ, क्लाइंट क्या कर ले, क्लाइंट से जब भी रिक्वेस्ट जाए सर्वर क्या करे, क्लाइंट को पहचान ले बस कि ये क्लाइंट है। अब मेरे पास अगर कुछ भी अपडेट होता है या कुछ भी अपडेट होता है तो मैं क्या करूँगा, सर्वर क्या करेगा, क्लाइंट पे डायरेक्ट रिक्वेस्ट, डायरेक्ट रिस्पॉन्स भेज देगा। तो इस वाली चीज को अचीव करने के लिए क्या ही करना पड़ेगा मुझे मेंटेन रखना पड़ेगा बस अपना टीसीपी कनेक्शन। क्या मेंटेन रखना पड़ेगा? टीसीपी कनेक्शन, जो कि हर रिक्वेस्ट के बाद, हर रिस्पॉन्स के बाद क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। तो जब वो क्लोज ही नहीं होगा, क्या मेरे दोनों का आपस में कनेक्शन बिल्ड रह जाएगा? और जब कनेक्शन बिल्ड रह जाएगा, क्या सर्वर हर बार खुद से रिस्पॉन्स दे सकता है? दे सकता है। तो बस मुझे करना क्या है कि ये वाली जो मेरी एडिशनल रिक्वेस्ट है, अब होना क्या चाहिए कि मेरे पास पहली रिक्वेस्ट जाए, पहली रिक्वेस्ट के अंदर क्या बना रहेगा, टीसीपी कनेक्शन। तो अब होगा क्या कि सर्वर के पास कोई भी चीज अगर अपडेट होती तो सर्वर खुद से क्या दे सकता है, रिस्पॉन्स। इसी तरह बी से भी क्या बनेगा, पहली रिक्वेस्ट जाएगी बस। तो अब जब पहली रिक्वेस्ट गई, यहाँ पर क्या बना रहेगा, टीसीपी कनेक्शन अगर बिल्ड रह गया तो सर्वर क्या कर सकता है, खुद से रिस्पॉन्स दे सकता है। अब मुझे पता है सर्वर पे एडिशनल लोड पड़ा, क्या सर्वर पे रिक्वेस्ट आ रही है बार बार? क्यों नहीं आ रही? क्योंकि टीसीपी कनेक्शन क्या रह गया, बना रह गया। और जब टीसीपी कनेक्शन बना रह गया तो मुझे सर्वर से बार बार रिक्वेस्ट करके पूछने की नीड नहीं है कि आपके पास कुछ अपडेट करने के लिए है। अगर अपडेट करने के लिए कुछ होगा, सर्वर खुद ही आपको रिस्पॉन्स दे देगा। उसकी वजह क्या है, अब क्या बना रह गया, टीसीपी कनेक्शन। लेकिन एचटीटीपी के अंदर ऐसी कोई चीज है ही नहीं। एचटीटीपी के अंदर टीसीपी कनेक्शन मेंटेन करने वाली कोई भी चीज नहीं है। तो इसके लिए हमें एक काम करना पड़ता है, हमें अपग्रेड करना पड़ता है अपने प्रोटोकॉल। अब उस प्रोटोकॉल को, दूसरा प्रोटोकॉल कौन सा मैंने अभी आपको बताया, वेब सॉकेट। अब वेब सॉकेट प्रोटोकॉल कोई खास प्रोटोकॉल नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहा, बस क्या कर रहा है, बट टीसीपी कनेक्शन को क्या रख रहा है, मेंटेन रख रहा है। अब जब आपका टीसीपी कनेक्शन मेंटेन रह गया तो क्या आपके पास रियल टाइम कम्युनिकेशन आसान हो गई? किस वजह से आसान हो गई? क्योंकि अब आपके पास क्लाइंट को सर्वर पे रिक्वेस्ट करने की नीड नहीं है। क्या होगा, सर्वर खुद से रिस्पॉन्स दे सकता है। तो यही है। तो एचटीटीपी को आप किसके अंदर अपग्रेड कर रहे होंगे, बस अपने डब्ल्यूएस के कनेक्शन में। डब्ल्यूएस का कनेक्शन कौन सा है, वेब सॉकेट। तो अब अगर आपने वेब सॉकेट के कनेक्शन के अंदर इसको अपग्रेड कर लिया, पहली दफा क्लाइंट से रिक्वेस्ट गई, सर्वर ने क्या बना लिया, क्लाइंट सर्वर ने क्या बना लिया, आपस में टीसीपी कनेक्शन। और जब ये टीसीपी कनेक्शन मिल गया तो अब होगा क्या कि हर रिक्वेस्ट के बाद, हर रिस्पॉन्स के बाद आपका टीसीपी कनेक्शन कभी क्लोज होगा ही नहीं। और जब टीसीपी कनेक्शन क्लोज नहीं हो रहा है, इसका मेन फायदा क्या है कि सर्वर के पास अगर कोई अपडेट आती है, सर्वर खुद से रिस्पॉन्स दे सकता है। तो अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर मैंने सिर्फ एक दफा रिक्वेस्ट की है और यहाँ पर सर्वर ने रिस्पॉन्स दे दी। अब अगर मैं क्लाइंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ टीसीपी कनेक्शन मेंटेन करने के बाद, टीसीपी कनेक्शन दोबारा नहीं बनेगा, क्योंकि टीसीपी कनेक्शन पहले से बना हुआ है। तो अब यहाँ पर आप देखें कि अब मेरा सर्वर खुद ही रिस्पॉन्स दे सकता है। पहला रिस्पॉन्स है, दूसरा रिस्पॉन्स है, तीसरा, ये चौथा। कैसे दे पा रहे हैं, कैसे दे पा रहा है? क्योंकि टीसीपी कनेक्शन क्या रह गया, बस मेंटेन। टीसीपी कनेक्शन मेंटेन रह गया। अब हर बार ये चीज रिक्वायर्ड नहीं है कि पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट करे, टीसीपी कनेक्शन बने, फिर सर्वर क्या दे रिस्पॉन्स। इस चीज को हम कहते हैं, ये जो आपके पास टू वे कम्युनिकेशन होती है, इस चीज को हम कहते हैं, ये क्या है हमारे पास, बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। उसके अलावा इसको एक और चीज कहते हैं, कौन सा कनेक्शन बनाए, डुप्लेक्स कनेक्शन। क्लाइंट भी रिक्वेस्ट कर सकता है और सर्वर भी क्या दे सकता है खुद से रिस्पॉन्स, कोई किसी का मोहताज नहीं है। और उसके अलावा यहाँ पर जब आपको टीसीपी कनेक्शन क्लोज करना हो, आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हो, उसको क्लोज कर सकते हैं, बहुत इजी। तो हमने दो प्रोटोकॉल देख लिए। पहला प्रोटोकॉल कौन सा है, एचटीटीपी,
दूसरा प्रोटोकॉल कौन कौन सा है? दूसरा कौन सा है? वेब सॉकेट। टीसीपी में क्या होगा, उसमें एचटीटीपी में क्या होगा, बस हर रिक्वेस्ट के बाद, हर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की साइकिल के बाद टीसीपी कनेक्शन क्या हो जाएगा, क्लोज। लेकिन वेब सॉकेट में क्या होगा, आपका टीसीपी कनेक्शन क्या रहेगा, बस मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी। उसके अलावा अगर आपने एचटीटीपी की थ्योरी बहुत डिटेल में पढ़नी हो, तो अब आपके ना यहाँ पर हम जो रेपोजिटरी फॉलो कर रहे हैं, ये रेपोजिटरी शायद आपको याद हो, लर्न एजेंटिक है। ये पढ़ी थी हमने कब, जब हम पढ़ रहे थे, नहीं ओपन एजेंट एसडीके, तब हमने इस रेपोजिटरी को बहुत फॉलो किया है। तो आप इस रेपोजिटरी के अंदर आएंगे। उसके अलावा इसके अंदर है स्टेप नंबर 3 एआई प्रोटोकॉल। इसके अंदर है आपके पास एमसीबी, और पहले स्टेप जो है आपके पास वो है एचटीटीपी थ्योरी। अब एचटीटीपी थ्योरी अगर आप यहाँ से पढ़ना चाहें, बहुत डिटेल में यहाँ चीजें लिखी हुई है कि एचटीटीपी 1.2 क्या है, एचटीटीपी 3 क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर कौन सी है, टीसीपी हमने देखा है। इसी तरह आप सर्च कर लेगा, आपके पास क्या है, एक नया कनेक्शन बन रहा है, यूडीपी कनेक्शन। लेकिन यूडीपी कनेक्शन किसके साथ होगा, एचटीटीपी 3 के साथ। फिर उसके बाद आपके पास इंटरनेट लेयर होती है। फिर आपके पास हर प्रोटोकॉल के अंदर एक चीज आपके साथ जाती है, आईपी एड्रेस। ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है, आप इसको बहुत डिटेल में देखिएगा। अगर इसके अंदर मेन चीज को तो मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे तो सारी जरूरी है, आप इसको देख लीजिएगा। लेकिन अगर मैं इसको पढ़ाने बैठा भी तो हमारी पूरी क्लास एचटीटीपी में चलेगी। ये चीज आपको पता है कि एचटीटीपी के अंदर कुछ मेथड होते हैं जो कि हमने पढ़े हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, बैच, ऐड ऑप्शन और रिसीव। तो हमने इस तरह पढ़ा था कि एचटीटीपी के अंदर हमारी रेस्ट एपीआई कौन सी प्रोटोकॉल को फॉलो करती है, एचटीटीपी। एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स के मेथड होते हैं कितने, कभी भी स्पेसिफिक करके नहीं बताइएगा, एचटीटीपी प्रोटोकॉल के बस ये बता देंगे कुछ मेथड होते हैं, वो मेथड आप बता दें। यहाँ पर आप लोगों ने 5 तो तकरीबन पढ़े होंगे, लेकिन 2 और लिखे हुए, हेड और ऑप्शन। फिलहाल आपके लिए 5 काम के, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट और बैच। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी, एचटीटीपी के स्टेटस कोड। अब स्टेटस कोड क्या है कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि जो 1 की लाइन में आते हैं वो कौन से आपके पास है, इंफॉर्मेशनल। 2 की लाइन में जो आते हैं वो कौन से, सक्सेसफुल। 3 की लाइन में जो आता है आपके पास रीडायरेक्शन। 4 की लाइन में जो आते हैं क्लाइंट एरर। और जो 5 की लाइन में आते हैं वो कौन से, सर्वर एरर। बहुत सारे देखे होंगे आपने, 500 देखा होगा आपने, 404 देखा होगा, 401 देखा होगा, 200 देखा होगा आपने, 100 देखा होगा, बहुत सारे। तो ये वाली चीजें याद करने के लिए नहीं है। आप यहाँ पर आके बस सर्च कर लें कि आपके पास एचटीटीपी के स्टेटस कोड। तो आपको जिस काम के लिए जो भी यूज करना है, आप यहाँ से एक दफा देख लें, आपको ये सारे स्टेटस कोड यहाँ पर मिल जाएंगे। जल्दी से, ठीक है, टाइम लगा लें। ये सारे प्रोटोकॉल ना आपके पास यहाँ पर लिखे हुए। 200 आप लोगों ने देखा होगा, बहुत 201 भी देखा होगा, 202, ये बाकी सारे तो नहीं देखे होंगे, लेकिन ये 2 देखे होंगे आपने। फिर उसके अलावा 300 की लाइन में तो शायद कोई देखा होगा, लेकिन यहाँ पर देखे होंगे 400 बैड रिक्वेस्ट, 401 लास्ट क्लास में बताया था, अनऑथराइज, ये पेमेंट रिक्वायर्ड। उसके अलावा फॉरवर्डेड, 404 नॉट फाउंड। ये सारे स्टेटस कोड हैं, याद करने की नीड नहीं है। आप अपने काम के हिसाब से जो भी आपको मैसेज भेजना है, आप उसके हिसाब से कोई भी रेलेवेंट मैसेज ढूंढ के वहां से स्टेटस कोड पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमने कर ली। उसके अलावा एक और चीज यहाँ पर लिखी हुई है, स्टेटलेस। मैंने अभी आपको स्टेटस का कॉन्सेप्ट समझाया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो एचटीटीपी का प्रोटोकॉल है, क्या ये स्टेटलेस होता है, स्टेटफुल होता है? स्टेटफुल। दोबारा सोचिए, एचटीटीपी का जो प्रोटोकॉल होता है, क्या वो स्टेटलेस होता है, स्टेटफुल होता है? कितने लोग कह रहे हैं एचटीटीपी का प्रोटोकॉल स्टेटलेस होता है? ये उसको छोड़ेंगे, वो गलत लिखा है। मैं भी आपको राजी करवा लूंगा कि स्टेटफुल क्यों होता है। कितने लोगों को लग रहा है कि एचटीटीपी का प्रोटोकॉल स्टेटलेस होता है, और कितने लोगों को लग रहा है एचटीटीपी का प्रोटोकॉल स्टेटफुल होता है? नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं सवाल पूछूंगा डायरेक्ट। कितने लोग कह रहे हैं एचटीटीपी का प्रोटोकॉल स्टेटफुल होता है?
एक एक और कोई? ठीक है, मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई कि स्टेटलेस होता क्या है, कि आपने उससे कम्युनिकेशन की, वो क्या करे, सारी बातें भूल जाए। HTTP के अंदर जो हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का लाइफ साइकिल यूज करते हैं, वो भी क्या होता है हमारे पास, स्टेटलेस। क्या होता है? स्टेटलेस। लेकिन मुझे बताएं, क्या मैं अपनी HTTP की API को स्टेटफुल बना सकता हूँ? कैसे? लास्ट टाइम हमने ये वाली चीज और डिस्कस की है। हमने डिस्कस किया था हेडर्स, JWT, कुकीज। ये सारे कॉन्सेप्ट क्या है कि आप कहीं ना कहीं अपना डेटा स्टोर करवा दें। अब आपके पास जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी वो होगी तो स्टेटलेस, लेकिन उसके साथ वाली चीजें अटैच वो कर जाएंगे। तो जब मेरे पास ये वाली अप्रोच चल रही है, मेरे पास हर API के साथ कोई ना कोई चीज अटैच होकर जा रही है, क्या वो स्टेटलेस रही? अब वो क्या बन गई? स्टेटफुल, क्योंकि हर API मेरी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लेके जा रही है, और वो इन्फॉर्मेशन क्या की है, मैंने कहीं ना कहीं सेव कराई हुई, स्टोर कराई हुई। तो हर बार जब भी मेरे पास कोई नई रिक्वेस्ट आएगी उसी सेम क्लाइंट से, उसके साथ वाली इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो अब ये जो API बनी है, क्या ये स्टेटलेस है, स्टेटफुल है? अब स्टेटफुल है, अब स्टेटफुल है, लेकिन बाय डिफॉल्ट से बिहेवियर कौन है? स्टेटलेस। लेकिन हम इसको क्या बना सकते हैं? स्टेटफुल बना सकते हैं। ठीक है, और ये हेडर्स भी हमने लास्ट टाइम आपको पढ़ाए थे। हेडर्स क्या होती है? आपकी कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। क्या होती है आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो कि आप API कॉल करते हुए क्या कर रहे हो, पास कर रहे हो। हमने एक चीज पास करके दिखाई थी आपको, बेरर टोकन। याद है कि मैंने उसको हर बार जो JWT का टोकन बनाया था उसको हेडर्स के साथ लगा के भेज रहा था, ताकि मेरी जो भी API हो, वो API क्या कर रही हो, वो ऑथेंटिकेट कर रही हो कि ये वाला बंदा है, इस API को यूज करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। तो ये वाला टोकन मैं कहाँ लगा के भेज रहा था? हेडर्स के अंदर। अब आपके पास हेडर्स भी काफी सारे होते हैं। आपके पास होते हैं जनरल हेडर्स। जनरल हेडर्स कौन से होते हैं? कहाँ अप्लाई होते हैं? अप्लाई टू बोथ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। उसके बाद आपके पास कौन से हेडर्स होते हैं? रिक्वेस्ट हेडर, जो कि आप रिक्वेस्ट के अंदर पास कर रहे होते हैं। पोस्टमैन के अपने होते हैं काफी सारे, हम अपने भी लगा के भेज सकते हैं। आप लोगों ने ये बहुत देखे होंगे, यूजर एजेंट, एक्सेप्ट, और उसके बाद ये वाला तो हमने लास्ट क्लास में देखा था, ऑथराइजेशन। तो ये क्या होते हैं कि हम अपने रिक्वेस्ट के साथ उसको अटैच करके भेज दें सर्वर पे। जब हम गेट कर रहे होते हैं, सर्वर पे भी हम कहाँ से गेट कर रहे होते हैं इसको? रिक्वेस्ट से, क्योंकि जो रिक्वेस्ट आई उन्हीं के साथ ये वाले हेडर्स अटैच होके आएंगे। इसी तरह हमारे पास होते हैं रिस्पॉन्स हेडर्स। रिस्पॉन्स हेडर क्या होते हैं? किसके लिए होते हैं? बस रिस्पॉन्स के लिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वर, उसके बाद क्या है? कुकी, उसके अलावा कंटेंट टाइप। अब कुकी वाला कॉन्सेप्ट मैंने शायद आपको नहीं बताया था। कुकी कितने लोगों को आइडिया कुकीज क्या होती है? पहले ना मुझे एक सवाल का जवाब दें कि आपको बताया कि क्लाइंट कभी भी डायरेक्ट सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकता। सर्वर डायरेक्ट कभी भी क्लाइंट को एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन हम डायरेक्ट, आप लोगों ने कभी नोट किया होगा, हम डायरेक्ट सर्वर से कुकी सेट करवा रहे होते हैं। कहाँ पर? क्लाइंट के ऊपर। कुकी कहाँ पर रखी होती है मेरी? कुकी के अंदर टोकन मैं कमांड किसको दे रहा हूँ? अपने सर्वर को। कुकी कहाँ सेट हो रही होती है? हमारे क्लाइंट के ऊपर। कहाँ सेट हो रही होती है? क्लाइंट के ऊपर। अब अगर मैं आपसे वाली बात कह रहा हूँ कि सर्वर कभी भी क्लाइंट को एक्सेस नहीं कर सकता, तो उसे कुकी कैसे सेट कर ली? तो एक चीज याद रखिएगा, ये आपसे अगर इंटरव्यू में भी सवाल हो, क्लाइंट कभी सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकता, सर्वर कभी क्लाइंट को एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन ये दोनों को आपस में कमांड दे सकते हैं। क्या आप मेरे बिहाफ पे ये वाली चीज क्या कर दो, एग्जीक्यूट कर दो। सर्वर भी ये वाली कमांड दे सकता है कि क्लाइंट सर्वर को कहे कि आप ये वाला काम कर देना, सर्वर क्लाइंट को कहे कि आप ये वाला काम कर देना। तो जब हम कुकी सेट करवा रहे होते हैं, सर्वर डायरेक्ट ब्राउजर के अंदर जाके उसके अंदर कुकी सेट नहीं करता। सर्वर किस तरह बताता है कि हेडर्स के तौर पे कुकीज पास करते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जब ब्राउजर के पास वाली चीज आती है, ब्राउजर क्या कर लेता है, बस वो चेक करते हैं कि सेट क्या करवाना मुझे। हम दोनों चीजें लगा के भेजते हैं, हम की भी लगा के भेजते हैं और वैल्यू भी लगा के भेजते हैं। तो जब की और वैल्यू मैंने दोनों दी, बस सर्वर क्या, क्लाइंट क्या करता है, उन दोनों चीजों को सेट कर लेता है। कहाँ पर? आपके क्लाइंट के अंदर। सेट किसने किया है? क्लाइंट ने ही किया है, लेकिन सर्वर ने क्या किया? बस आपको कमांड दी। तो कभी आपसे ये वाली चीज पूछी जाए कि क्या क्लाइंट सर्वर को एक्सेस कर सकता है, सर्वर क्लाइंट को एक्सेस कर सकता है, आप डायरेक्ट जवाब देंगे नहीं कर सकते। हम बस क्या कर सकते हैं? कमांड दे सकते हैं कि आप ये वाला काम कर लो। और कुकीज का कॉन्सेप्ट आपको बताइए, वो कुकीज अगर कहीं पर सेट हो गई
कुकीज का कॉन्सेप्ट क्या है कि हर बार जिस क्लाइंट के ऊपर भी आपके कुकीज सेट है, हर बार वो बाय डिफॉल्ट कुकीज अटैच होकर जाती है किसके साथ, हमारी एपीआई के साथ, हमारी एपीआई की रिक्वेस्ट के साथ। तो ये वाली चीजें तो हमने पढ़ ली। उसके अलावा एंटिटी हेडर से often called representation header in modern RFCs describe the payload example content length और content encoding। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पास जब भी आप एपीआई के ना कोई ना कोई टेक्स्ट भेजे होते हैं, उस टेक्स्ट के साथ में एक चीज लिखी जाती है कंटेंट है, कैरेक्टर्स आ रही होती है। तो ये भी आपके पास एक तरह के क्या है, हेडर्स ही है। ठीक है, तो बस आपके पास अब यहाँ पर एचटीटीपी ही है, उसके अलावा ये सारी चीजें बता रहे हैं 1990s 1996। हमें इसके ऊपर जाने की नीड नहीं है, लेकिन आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये वाला पार्ट बहुत जरूरी है, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस के अंदर फर्क, ये वाली चीज आप लोगों ने लाजमी पढ़नी है। मैं अगर आपको जल्दी से बता दूं, एचटीटीपी क्या है, हमारा प्रोटोकॉल है, लेकिन एचटीटीपीएस भी क्या है, आपके पास एक प्रोटोकॉल है। लेकिन एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल कौन सा होता है, आपके पास मजीद सिक्योर होता है, उसके ऊपर वो एसएसएल सर्टिफिकेशन अप्लाई हुई भी होती है। तो आप कभी भी देखते हैं ना, आपको कोई बोल रहा होता है कि आपके पास ये वाला लिंक आ गया, आप इस पर क्लिक करें, आपका आईफोन निकल आएगा, आपको ये मेहमान निकल है, इस तरह के बहुत सारे आते हैं, 30 बंदों को शेयर करो। देखते होंगे ये हमारे ग्रुपों में भी आते हैं, डिलीट कर रहे होते हैं। अलावा टेक्निकल आदमी है भाई, अगर आप 2 साल लगा के भी ये वाले काम करेंगे, आपको वाकई लगता है कि 10 बंदों को भेजने से आपका आईफोन निकल आएगा। तो एआई का इंतजार नहीं करें कि एआई आपकी जॉब खा जाएगा, आप खुद अपनी जॉब खा गए। क्योंकि अगर आप अभी भी उस चीज को सोच रहे हैं कि यार ये करने से ये हो जाएगा, और सबसे पहले ना इस चीज को पहचानने के लिए अगर आप कभी उनकी यूआरएल पे भी गौर करें, एचटीटीपी लिखा हुआ है, एचटीटीपीएस होता तो क्या होता वैसे सिक्योर, ऐसे यूआरएल आपने खोलने नहीं है जो कि क्या हो डायरेक्ट एचटीटीपी, क्योंकि उस पर शक क्या है, ये पहले से सिक्योर नहीं है। तो ये चीज देख लिया करें बस। बाकी ये चीजें हमने पढ़ी हुई है, कोर्स क्या है, ये सारी चीजें। तो बाकी एचटीटीपी वाले को आप मजीद पढ़िएगा, ये इसके लिए मेरे तरफ से यहाँ पर बस इतनी चीजें थी। अगला है हमारे पास यहाँ पर रेस्ट। रेस्ट एपीआई मैं आपको बता चुका हूँ रेस्ट एपीआई क्या है। रेस्ट एपीआई का आइडिया कितने लोगों को है, जैसे मैंने भी बताया रेस्ट एपीआई होती है, कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करती है। रेस्ट एपीआई का आइडिया कितने लोगों को नहीं बुला रहे किसी को, अभी बताया भाई, मतलब इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि आप हैंडी रेस करते हैं। एचटीटीपी का आइडिया कितने लोगों को है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि रेस्ट, अभी एचटीटीपी बताया, और रेस्ट एपीआई किसको फॉलो कर रही होती है, आपके एचटीटीपी प्रोटोकॉल को। रेस्ट एपीआई क्या होती है, बस आपके पास एक आर्किटेक्चर है जिसके ऊपर आपकी पूरी एपीआई खड़ी होती है। अब इसके अंदर भी ये सारी चीजें लिखी हुई है जो कि अभी हमने देख ली। कौन सा आर्किटेक्चर है, क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर। ये क्या होता है, आपके पास एनिमल सेपरेशन बिटवीन क्लाइंट और इसके दरमियान आपके सर्वर के दरमियान, दोनों बीच में कम्युनिकेशन किस तरह करनी है, आपके किसके जरिए करनी है, आपकी एपीआई के जरिए। उसके अलावा स्टेटलेस मैंने आपको बता दिया, स्टेटलेस क्या होती है कि आपके पास जब भी आप रिक्वेस्ट करते हैं, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, स्टेटलेस। कोई भी किसी की बात याद नहीं रखता, लेकिन आप इसको स्टेटफुल बना सकते हैं। इसके अंदर एक और चीज होती है आपके पास, कैशेबिलिटी। कैशे भी मैंने आपको बताया लास्ट टाइम, 5 जीबी की पेज बना रहे थे। कैशे क्यों इस्तेमाल करते हैं, किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए कि मेरे पास बार बार एपीआई हिट ना हो, मैं क्या कर लूँ, उसका जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको कैशे करके रख लूँ। जब मैं उसको कैशे करके रख लेता हूँ तो मेरे पास अब जो रिस्पॉन्स आ रहा होता है, जो मेरे पास चीज़ें आ रही होती है, वो कहाँ से उठ के आ रही होती है, कैशे से उठ के आ रही होती है, वो कभी भी मेरी दोबारा से वो एपीआई हिट नहीं होती। उसके अलावा यहाँ लेयर सिस्टम है। अभी लेयर सिस्टम में यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे कि प्रॉक्सी, एपीआई, लोड बैलेंसर, गेटवे, ये सारी चीज़ें। तो इस चीज़ को पढ़िएगा, ये काम की चीज़ है काफ़ी। बाकी वही चीज़ आ गई जो हमने अभी पढ़ी है कि एचटीटीपी स्टेटस कोड, ये सारी चीज़ें। तो अब आप लोगों ने ना, आपको एचटीटीपी प्रोटोकॉल भी समझ आ गया, और उसके अलावा आपको एक और चीज़ समझ आ गई कि आपके पास वेब सॉकेट का प्रोटोकॉल क्या होता है। अब अगला जो प्रोटोकॉल हमने पढ़ना है, अगला जो प्रोटोकॉल हमने देखना है वो है हमारे पास जेसन आरपीसी। जेसन आरपीसी का प्रोटोकॉल। लेकिन इससे पहले एक काम करते हैं कि ये जितनी चीज़ें हमने पढ़ी है ये बराबर वाले को समझाएं, ब्रेक नहीं दे रहे हैं, हम 2 घंटे की क्लास है, ये बराबर वाले को एक्सप्लेन करें, फिर हम इस जेसन आरपीसी का